अच्छा, इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने गवर्नमेंट सिस्टम्स जो है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जिसमें हमने पहले फेडरल जो वफाक का निज़ाम है, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका हमने डिस्कस किया था, साथ जुडिशरी को डिस्कस किया था। और हमने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस किया था, ठीक है। इसी तरह लेजिस्लेटिव प्रोसेस या कानून साजी का अमल क्या होता है, और किसकी क्या पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होता है, कैबिनेट क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनता है, उसके क्या रोल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, ठीक है, जो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम कवर कर चुके हो। तो अब हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है उसको हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। और ज़्यादा फोकस तो हमारा जो है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर होगा। लेकिन ये है कि हमें ज़ाहिर बात है वो डेवलपमेंट्स जो पिछली हैं और कैसे हम जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पहुँचे हैं वो सारी देखनी है, ठीक है। तो मैं आज मतलब बैकग्राउंड जो है हम सेट करेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स क्या थे या किस तरह हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा जी, हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हुए हैं अभी तक? आई गेस ये तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, या पता होगा भी आपको, क्योंकि आप पहली दफ़ा तो पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ रहे। तीन आ चुके हैं। तीन। ठीक है जी। तीन कॉन्स्टिट्यूशन हैं हमारे, कौन कौन से? 56 का सर। 73। हाँ जी, ठीक है, 62 और 1973। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे। तीन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, और इसके अंदर भी मैं बात कर रहा था कि अमेंडमेंट्स जो हैं होती रही हैं, ठीक है। इवन 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अमेंडमेंट्स होती रही हैं। ऑलमोस्ट आई गेस 8 to 9 अमेंडमेंट्स जो हैं वो रही हैं, ठीक है। अभी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलमोस्ट 26 अमेंडमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइडियल आप कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजल्ट्स दे रहा है तो हम उसको एज सच जो है अडॉप्ट कर लें किसी और जगह। जैसे फर्ज करें कोई सिलेबस टाइप चीज़ नहीं है ये कि पाकिस्तान स्टडीज़ का या किसी भी सब्जेक्ट का ये स्पेसिफिक सिलेबस जो है ये हर चीज़ के लिए आइडियल है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इवॉल्व करती है, और लोगों के नज़रियात, उनकी थिंकिंग्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये चीज़ें इवॉल्व करती हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हर कंट्री जो है इस पे काफ़ी स्ट्रगल करती है, लेकिन वो कह लें कि मुल्क जो काफ़ी अरसे से डेमोक्रेटिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बेस चला रहे हैं काम, तो वहाँ पे चीज़ें इजी टू अडॉप्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ मुस्लिम हुक्मरानों की, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होगा आई गेस के मुस्लिम रूल जो है सब कॉन्टिनेंट में कब से कब तक रहा है। यानी कि ये ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करें, ये इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान इस रीजन की अगर बात करें, तो इसमें मुस्लिम रूल जो है कब से इस्टेब्लिश्ड है, अगर किसी को आइडिया हो। हाँ, 1192, या आप इसको कह सकते हैं, बल्कि आप अगर स्पेसिफिक दिल्ली सल्तनत से शुरू करें तो 1206 जो है उससे स्टार्ट होगा ये। और उसके बाद फिर मुगलिया दौर भी आया था, तो या बल्कि 1857 तक ही आप इसको कंसिडर कर लें। वैसे तो 1707 जो है वो पीक समझा जाता है मुगल आपके उसका। उसके बाद जो है वो डिक्लाइन ही है, मतलब। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखें तो रूल जो है वो 1857 में ख़त्म हुआ। तो मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितना पीरियड आपको नज़र आ रहा है ये जो कि ऑफिशियली मुस्लिम रूल रहा है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, ठीक है, और कोई कानून नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या थी, वही जो हम बात पहले भी कर चुके हैं, ऑटोक्रेसी के उसके अंदर ही चीजें चलती रही हैं। ठीक है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत है जो कि 1206 से 15 मिड 15 के अराउंड है, 1522-23 तक, तो उसके अंदर तो स्पेसिफिकली इस तरह रहा है, और मुगल दौर के अंदर भी ऐसे ही रहा है। लेकिन ये है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स जो हैं वो बना दी। ठीक है, मतलब कि जिस तरह अब हम देखते हैं कि तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने की कि इस तहसील में, इस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक मुंशी रख दिया, एक बंदा रख दिया जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, एक बंदा काजी रख दिया जो कि जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करेगा या फरमान जारी करेगा। लेकिन जो आपका एम्परर था या रूलर जो था, वो बियॉन्ड उसकी पावर्स जो हैं वो बियॉन्ड एनी मीन्स थी। वो चाहे तो काजी की जजमेंट को रूल आउट कर दे, वो चाहे तो जिसको मर्जी कुछ बख्श दे, कुछ दे दे। तो आप देखते हैं कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पूरे दौर के अंदर नहीं रहा। ठीक है, तो ना तो हम लोग ऐसी कोई कानून साजी या कानून से वाकिफ थे पहले, और ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई रूल ऐसा ऐसा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑटोक्रेसी के अंदर आपको पता है कि एक ही बंदा है, वो सारे काम कर रहा है। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स जो हमने बात की थी, एग्जेक्टिव की, जुडिशरी की, ठीक है, और लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हर चीज़ जो है वो फरमान के हिसाब से है जी, कि इसको उड़ा दें, इसको माफ़ कर दें, इसको ये कर दें। तो ये ही रूल जो है, ये मुस्लिम रूल जो सब कॉन्टिनेंट में है, ये इसी तरह चलता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे उनकी बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी के अंदर जो है, यानी 1700, अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जो है यूएसए देखें या फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें, तो वो ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि 16-17 सेंचुरी के अंदर जो है वो लोग इस चीज़ के ऊपर आ गए थे कि उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग जो है वो, मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर यूज टू नहीं है, तो एक तो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ऑटोक्रेटिक टाइप ही रूल जो है वो कोई रखा जाए। तो बहरहाल ये मतलब एक पर्सपेक्टिव रहा है कि यहाँ पे एक तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। ठीक है, और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन सही प्रॉपर मायनों में कब आया है, तो सही प्रॉपर मायनों में जो सही कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ठीक है, तो यही वो एक्ट था जिसकी बेस के ऊपर कांग्रेस राज डेवलप हुआ। ठीक है, उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइड किया जिसकी बेस के ऊपर इलेक्शंस हुए, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि उन इलेक्शंस के अंदर जो है कांग्रेस की हुकूमत बनी, और वो जो कांग्रेस राज हमने डिस्कस किया था, फैक्टर्स इन मुस्लिम सेपरेटिज्म के अंदर, तो वो कांग्रेस राज जो है वो इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है वो आया था। तो ये कह लें कि मेजर एक पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे में। वैसे तो इससे पहले भी कुछ एक्ट्स थे वो लेके आए गए थे, लेकिन उसमें कह लें कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अगर आप कहें, तो वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है ये वो था। तो एक चीज़ इस पे हमने लास्ट टाइम प्रोविंशियल जब हमने चीज़ें देखी तो उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास 3 लिस्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव लिस्ट हमने बात की थी। 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, इसमें हमने कहा था कि फेडरल है, प्रोविंशियल, और एक और थी, कंकरेंट लिस्ट हमने बात की थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जो भी कानून होता है उसके अंदर यूजुअली जो है वो क्योंकि हमारे पास 2 मेजर, वैसे तो 3 है, हमने 3 टियर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है,
लेकिन यूजुअली जो है, हमने कहा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा सिस्टम में नहीं होता। तो लेकिन टू टियर सिस्टम जो है वो तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हर वक्त। जो जो पहला क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके बाद क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो अब जाहिर बात है, जब दो गवर्नमेंट्स जो हैं वो साइड बाय साइड काम करेंगी, तो उनके प्रोसेस को स्मूथ लाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनका जो कह लें कि डिवीजन ऑफ वर्क है उसको डिफाइन कर दें, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसे छोड़ दी जाएगी तो फिर ज़ाहिर बात है मसले मसाइल होंगे। तो ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दी जाती है कि क्या चीज़ें जो हैं वो वफाक के ज़ुमरे में आती हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के ज़ुमरे में आती हैं, ठीक है। तो यही लिस्ट्स जो हैं ये उन चीज़ों को डिफाइन कर रही होती हैं, ठीक है। तो इनको आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की लैंग्वेज में देखें तो इन्हें कहते हैं कि सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे फर्ज करने के डिफेंस है, सिविल एविएशन से रिलेटेड है, या एविएशन कह लें आप, ये जो आपकी बाय एयर जो आपकी ट्रैवल होता है, जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ठीक है। हेल्थ है आपके पास, एग्रीकल्चर है। तो ये इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। कॉमर्स है, ट्रेड है, टैक्सेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास लाई करते हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल लिस्ट के अंदर आते हैं, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर आते हैं, या ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट के अंदर आएंगे उसके हिसाब से या उसके ऊपर कानून साजी जो है वो सिर्फ रेलेवेंट हुकूमत जो है या रेलेवेंट गवर्नमेंट जो है या रेलेवेंट असम्बली जो है वो कर सकती है सिर्फ, ठीक है। यानी अगर आप देखें डिफेंस जो है या एविएशन जो है या करेंसी जो है आपकी, उसकी वैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन है, या स्टेट बैंक जो है आपका, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो हमारे पास फेडरल लिस्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वो फेडरेशन के अंदर आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वफाक ने ये कहा है जी कि जिस तरह अभी उन्होंने बंद की हुई थी पिछले दिनों फ्लाइट्स, 5 से 18 तक उन्होंने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो पाकिस्तान आ रही थी उनको बंद किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो बंद करें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहे जी कि नहीं हम तो असम्बली से पास करवा लेते हैं कि हमने तो लाहौर में फ़्लाइटें लानी। तो वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया है कि एविएशन जो है वो वफाकी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो चाहे भी तो कानून साजी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये वफाक के दायरा कार में आते हैं, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंस के दायरा कार में आते हैं। और तो ये कंकरेंट लिस्ट जो है ये मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में कि ये 18th अमेंडमेंट से पहले जो है ये एग्जिस्ट करती थी। इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स डाले जाते थे जो जिसमें वफाक और सूबाई हुकूमतें जो है दोनों कानून साजी कर सकती थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे वो या तो फेडरल में डाल दिए गए या वो प्रोविंस को दे दिए गए, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो प्रोविंस को दे दिए गए। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है वो बढ़ गई है। जी सर 18वीं तरमीम कब हुई थी? 18वीं तरमीम हुई थी 2010 के अंदर, पीपी के दौरे हुकूमत में सर। पीपल्स पार्टी के। जी सर। सर इसको करने का बेसिकली मकसद क्या था? 18वीं तरमीम को हम अच्छी तरह देखेंगे, उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अभी जिस तरह एक अभी मैंने आपको बताया है कि वो चाहते थे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसको लेके आया जाए, ठीक है। तो सूबाई खुद मुख्तारी कैसे आएगी? सूबाई खुद मुख्तारी ऐसे आएगी जब सूबाई हुकूमतों के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर वो
कानून साजी कर सकेंगे। ठीक है, तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट जो है अबॉलिश कर दी, उससे क्या हुआ कि वफाक का दारोमदार जितने सब्जेक्ट्स पे था, वफाक की डोमेन जो है जितने सब्जेक्ट्स पे थी, वो उन्होंने रिड्यूस कर दी। वफाक के पास रिलेटिवली कम सब्जेक्ट्स रह गए, कम डोमेन्स रह गई, और प्रोविंसेस की डोमेन्स जो हैं वो बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सूबाई खुद मुख्तारी बढ़ी, कि सूबे जो हैं वो ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, वो वफाक के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इसी तरह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम ने सूबाई खुद मुख्तारी बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डोमेन में दे दिए हैं। ठीक है, और इसमें 18th अमेंडमेंट हम देखेंगे अच्छी तरह होपफुली, लेकिन ये कि वो हमारे पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर स्पेसिफिकली देखें तो 18th अमेंडमेंट जो है वो सबसे बड़ी अमेंडमेंट कंसिडर की जाती है। तो वो सिर्फ एक दो डायमेंशंस में हम उसको नहीं डिस्कस कर सकते, जैसे हमने जो पहले लेक्चर्स थे उसके अंदर देखा था कि 18th अमेंडमेंट के अंदर ही जो NWFP है उसका नेम KPK ने चेंज किया था। तो ये भी सिर्फ हमने दो चीज़ें जो हैं वो 18th अमेंडमेंट से रेलेवेंट देखी हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट जो है वो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर उसके असरअंदाज हुए हैं। तो होपफुली जब हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके अंदर अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि अब दो तरह की डिमांड्स जो हैं वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से की जाती हैं। ठीक है, या तो वो कहेंगे कि आपका सेंटर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, या वो कहेंगे कि जी प्रोविंशियल प्रोविंसेस कह लें कि स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह की डिबेट जो है वो चल सकती है या रही है हमेशा। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं कि सर जी जी। ये सेंटर में यहाँ से हमारा फेडरल होगा मुराद, मतलब हाँ, वफाक की कि बात हो रही है। फेडरल ठीक है, हमारा सेंटर का स्ट्रांग मतलब हो। मैं यहाँ पे वफाक लिख रहा हूँ, आप इसको ये लिख लें कि फेडरल लिख लें अगर समझ नहीं आ रही। ठीक है, यूजली हम उसको सेंटर और अ, इस लेक्सिकोलॉजी में सेंटर उसको ले लेते हैं। अच्छा, तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि बिफोर पार्टीशन जो है मुस्लिम डिमांड क्या थी, कि फेडरेशन स्ट्रांग हो या प्रोविंसेस स्ट्रांग हो? सर स्टार्ट में जब कांग्रेस वजूद में आई थी तो तब यही था कि वफाक वो स्ट्रॉन्ग हो, हम्म। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मुसलमानों को पता लग गया, तो उन्होंने फिर डिमांड की कि जो परमानेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जिन इलाके में मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ उन इख्तियारात मिले। हाँ, तो वो है ना, लेकिन कांग्रेस में तो कभी भी मुस्लिम ऐसे पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा रही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो मतलब रहे तो हैं मुसलमान उसके अंदर, लेकिन एज सच कोई हम कह नहीं सकते या हम मानते नहीं है कि वो मुस्लिम जमात थी। ठीक है, तो कांग्रेस की आपने बात ठीक की कि उनकी डिमांड हमेशा से ये रही है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। ठीक है, और वो ये चाहते थे कि डिवीजन्स जो हैं वो क्रिएट ना हो कभी भी। ठीक है, तो जब वफाक स्ट्रांग होगा, सूबों के पास इख्तियारात ही नहीं होंगे, तो जाहिर बात है लेकिन फिर मुस्लिम लीग वफाक में स्ट्रांग कैसे हो सकती थी? बिकॉज अक्सरियत तो उनकी थी ना, कांग्रेस की या फिर जो दूसरी पार्टी थी। हाँ, तो यही वजह है ना कि वो ये चाहते थे मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की स्पेसिफिकली, अगर आप शुरू से ही देखें तो उनकी डिमांड यही थी कि आप सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसको दें। ठीक है, सूबों को खुद मुख्तार करें। वो उनकी हमेशा, आप खुतबा इलाहाबाद देख लें, आप करारदाद पाकिस्तान देख लें, तो उसमें जो भी टेक्स्ट है आप उसमें यही देखेंगे कि वो हमेशा से उनकी डिमांड यही रही है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सूबों को खुद मुख्तार करें, सूबों को सारे इख्तियारात दें। ठीक है, और वो मतलब ये कहते थे कि वफाक के अंदर भी जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, लेकिन वो कहते थे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है या प्रोविंसेस जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, उनकी ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो वफाक के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि बिफोर पार्टीशन जो है हमारी यही डिमांड थी कि प्रोविंसेस जो हैं वो स्ट्रांग हों। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर रिफ्ट जो है स्ट्रांग फेडरेशन और स्ट्रांग प्रोविंस की, ये हमेशा से
रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर। और जब पाकिस्तान बन गया तो अपनी पुरानी डिमांड के बरअक्स जो है जो फिर हमारे लीडर्स थे उनकी ये कोशिश थी कि प्रोविंसेस स्ट्रांग होने की बजाय वफाक जो है वो स्ट्रांग हो या सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि क्योंकि एक न्यूली बॉर्न कंट्री है और उसको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उसके पास डिफेंस के लिए अपने इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है, आपको डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बढ़ानी है और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो वफाक जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि एक मेजर शिफ्ट जो है इसके अंदर आता है, इस डिमांड के अंदर, कि पहले तो हम प्रोविंसेस को स्ट्रांग कह रहे थे, लेकिन बाद में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनकी ये कोशिश थी कि वफाक जो है उसको स्ट्रांग रखा जाए, ना कि प्रोविंसेस जो है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है हम देखते हैं कि हमारे पास दो मेजर पार्ट्स थे पाकिस्तान के। ठीक है, यानी वेस्ट पाकिस्तान जो है, जो कि हमारा ये करंट पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है जो कि अब बांग्लादेश है। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही डिमांड रही है कि आप प्रोविंसेस को स्ट्रांग रखें। ठीक है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजरली हमारी एज एन एस्टेब्लिशमेंट वर्क करता रहा है। ठीक है, जब मैं एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ मतलब ये है कि हमारे हेड ऑफ जुडिशरी जो हैं वो मेजरली पाकिस्तान से थे, हमारे कैबिनेट के ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान से थे, हमारे फौज के जो आला ओहदेदारान हैं वो भी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से थे ज़्यादातर। तो मतलब अगर आप देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो मेजरली होल्ड जो है पावर पे वो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का या इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा ये चाहते रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, दूसरी बहुत सारी रीजंस हैं उनके नज़दीक। अगर प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो जो है डिसइंटीग्रेशन जो है वो हो सकती है पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की हमेशा से ये डिमांड रही थी कि वफाक जो है उसके पास कम से कम इख्तियार हो, मतलब आप उसको सिर्फ डिफेंस से रेलेवेंट दे दें इख्तियार, आप उसको मॉनेटरी पॉलिसी से रेलेवेंट दे दें, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से उसको इख्तियार दे दें, लेकिन बाकी सारे इख्तियारात जो हैं वो सूबों के ऊपर होने चाहिए। उनका ये पॉइंट था कि हम हमेशा से इसी चीज़ के ऊपर लड़ते रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हमें उन कवानीन को या उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स जो है वेस्ट पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बात की, वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन या स्ट्रॉन्ग सेंटर के हक में था। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न भी बनी हमारी कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो फिर सेपरेट हुआ। ठीक है, तो ये जो रिफ्ट है इन दोनों चीज़ों की, एक तो ये जहन में रखें कि वो ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सूबाई इख्तियार में कितने कह लें सब्जेक्ट्स आते हैं और प्रोविंशियल इख्तियार में कितने आते हैं। ठीक है, ये चीज़ डिफाइन कर रही होती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, वफाक स्ट्रॉन्ग है या प्रोविंस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमेशा से जितने भी ये हमारे कानून रहे हैं इसके अंदर मेजर सोर्स ऑफ कंटेंशन जो है, मतलब मेजर पॉइंट ऑफ डिबेट जो है, या कह लें कि एक कह लें कि इख्तलाफ का बाइस ये चीज़ हमेशा रही है कि सूबे स्ट्रॉन्ग हों या प्रोविंसेस स्ट्रॉन्ग हों, या इन अदर वर्ड्स फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हों या प्रोविंशियल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हों। अच्छा सर जी, ये एक जी। दफा थ्री थ्री टायर सिस्टम और ये जो टू सर टायर अब सूबे सिस्टम है स्ट्रॉन्ग है या वफाक स्ट्रॉन्ग है? अब अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो प्रोविंसेस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग किया गया है। ठीक है, तो प्रोविंसेस अब जो है जितने टोटल टैक्सेस होते हैं, ये फिर हमारी डिबेट ज़रा और तरफ चली जाएगी। उसमें से 57.5% जो है, जो आप NFC अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है,
तो उसके अंदर ये है कि अब 57.5% टैक्स जो भी कलेक्ट होता है, यानी जो आमदन है हुकूमत की, वो ये लाजिम है कि वो 57.5% जो है वो सूबाई हुकूमतें जो हैं या सूबे जो हैं वो ले जाएंगे। ठीक है, तो वो वफाक के पास बाकी चीज़ें बचती हैं। ठीक है, जो बाकी इसके अंदर से कितना बच जाएगा, 43 पॉइंट या बल्कि 42.5 जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो 42.5 में वफाक ने डिफेंस भी मैनेज करना है, उसने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी चलाने हैं, और उसने जो कह लें कि आपने लोन लिया हुआ है और या उसके ऊपर जो पेमेंट्स करनी है वो भी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब 18th अमेंडमेंट के बाद डिफाइन हो गई हैं कि भाई आप बेशक जिए या मरें, 57.5% जो है वो तो आपने जो है सूबों को देना ही देना है। ठीक है, उससे कम आप कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी है, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब प्रोविंसेस जो हैं काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो खुद डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी अगर इन द ट्रू सेंस देखा जाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उस लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती जो कि किसी भी एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर होती है या होनी चाहिए। ठीक है, और 3 टियर सिस्टम और 2 टियर सिस्टम हम ऑलरेडी मेरे ख्याल पढ़ चुके हुए हैं। मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। 3 टियर सिस्टम में हमारे पास क्या फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्रोविंशियल है, ठीक है, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो होती है। ठीक है, तो ये 3 टियर सिस्टम होता है। अगर 2 टियर की बात करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ प्रोविंशियल और वफाकी हुकूमत है। ठीक है, तो तो ये हैं 2 टियर और 3 टियर। ठीक है, तो सर वैसे ये तो लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट जी सर ये लोकल गवर्नमेंट बताइएगा थोड़ा सा। ये लोकल गवर्नमेंट जो आपके यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल और ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और ये सारी चीज़ें बनती हैं वो है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है कि इख्तियार जो है वो निचले लेवल तक जाना चाहिए। फेडरेशन में आप देखते हैं इख्तियार बड़े ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, आपके एक पूरे पाकिस्तान से 342 मेंबर हैं। ठीक है, तो प्रोविंसेस में क्या होता है, इख्तियार और निचले लेवल पे जाता है। ठीक है, यानी एक प्रोविंस से ही आप देखते हैं कि मतलब सिंध से, पंजाब से, मतलब हर एक प्रोविंस में ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 300 एमपीए होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ज़्यादा निचले लेवल पे इख्तियार गया है। तो लोकल गवर्नमेंट में गली मोहल्लों के लेवल पे, गांव के लेवल पे या किसी टाउन के लेवल पे इख्तियार जाता है। ठीक है, तो वो लोग या उधर के लोग जो हैं वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं। तो बेसिक तो ये जो डेमोक्रेटिक कह लें कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेलिवेंट रही नहीं है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल आप पिछले लेक्चर सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मल जो है हमारे पास ये कंकरेंट लिस्ट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती होती। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि जब 1935 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जब ये आया तो इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि कांग्रेस जो है वो एक तरफ सेंटर स्ट्रॉन्ग चाहती थी, दूसरी तरफ जिस तरह मुस्लिम लीग है या दूसरी कोई मिनॉरिटी से रिप्रेजेंटेटिव जमातें जो थी वो चाहती थी कि प्रोविंसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो ये दोनों तरह की डिमांड्स जो हैं वो इंडिया में उस वक्त इमर्ज कर रही थी। ठीक है, तो एज अ कॉम्प्रोमाइज़ जो है जो ब्रिटिश वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से, उसके अंदर फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया गया कंकरेंट लिस्ट को मुतारिफ करवा के। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली जो है इधर से रेलेवेंट ये चीज़ थी कि क्योंकि अब इस कंकरेंट लिस्ट से क्या होगा कि अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे वफाक भी कर लेगा और कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रोविंस भी कर लेगा। मतलब कि जो फेडरेशन स्ट्रॉन्ग चाहते थे उनकी भी काफ़ी हद तक डिमांड्स पूरी हो गई हैं। अच्छा कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव हैं जो सिर्फ फेडरल कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें
वो चाहे तो कर सकती है, ठीक है। इस तरह प्रोविंसेस के अभी कुछ एक्सक्लूसिव हो गए जो सिर्फ उनसे रेलेवेंट हैं, और कुछ ऐसे हो गए जिसमें वो अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज कॉन्करेंट लिस्ट मुतारिफ करवा के इसमें इंट्रोड्यूस किया, जिससे जो है दोनों पार्टीज जो हैं या दोनों तरह के जो डिमांड्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है कंकरेंट लिस्ट जो है ये हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट रही है 18वीं तरमीम तक, ठीक है। तो 18वीं तरमीम जो 2010 में पास हुई है, तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अभी कंकरेंट लिस्ट एग्जिस्ट फिलहाल नहीं करती, लेकिन ऑन पेपर नहीं करती, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के या प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन उससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल या फेडरेशन जो है वो अभी भी रखती है अपने पास, ठीक है। वो कहते हैं जी कि हम तो कोऑर्डिनेशन के लिए रखे हैं हमने, या इंटरनेशनल जो डीलिंग्स हैं उसके लिए हमने रखे हैं, ठीक है। हालांकि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन वो अभी भी यानी कि चीज़ें जो हैं वो भी उतनी स्ट्रीमलाइन नहीं है, लेकिन होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हम इस तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसने ये कंकरेंट लिस्ट मुतारिफ करवाई थी, जिसके अंदर दोनों तरह की जो सोच है उसको कोशिश की थी कि अडॉप्ट किया जा सके, ठीक है। और मेजर चीज़ ये है कि 1947 में जब हम भी और इंडिया भी जब इंडिपेंडेंस उन्होंने ली है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 इसी को हमने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो हमने भी और इंडिया ने भी हमने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके उसी को ही अडॉप्ट करेंगे, उसी के ऊपर ही उसी को अपना कानून मानते हैं, और जब तक कि हमारा अपना कानून बन नहीं जाता तब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसी के ऊपर चलेंगे। तो उसमें जितनी प्रोविंशियल लिस्ट थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो उसी तरह जो है वो चलते रहे, ठीक है। तो अगर मोटी मोटी बातें करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, तो उसमें हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो है वो एक होता था, और वो जो है उसको अपॉइंट करता था आपका ब्रिटिश मोनार्ची जो है, यानी जो उसके ब्रिटिश किंग क्वीन जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव होता था ये जो आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो ये एक सबसे ऊपर आपके पास गवर्नर जनरल जो है वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नीचे आपके पास प्रोविंसेस भी थे, और प्रोविंसेस जो हैं उनके अंदर असम्बलीज थी, इसी तरह फेडरल आपके पास असम्बलीज थी, फेडरल असम्बली थी और प्रोविंशियल असम्बली थी, ठीक है। और पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान भी मलका बरतानिया के मातहत था ना? ऐसा सच मातहत नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे पास भी गवर्नर जनरल था तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं था, ठीक है। क्योंकि हमारे गवर्नर जनरल कायदे आजम थे, और इंडिया ने जो है जो उनके लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसी को अपना गवर्नर जनरल बनाया था आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, ठीक है। तो लेकिन हमारे गवर्नर जनरल जो हैं वो कायदे आजम थे, ठीक है। तो ऐसा ब्रिटिश का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन क्योंकि 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल जो है वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है। इसको आप ज्यादा बेहतर लफ्ज जो है क्राउन है, ठीक है। तो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था, तो उसके पास ये पावर्स होती थी कि वो चाहे तो जो असेंबलियों से चीज पास भी हो गई है तो चाहे तो उसको वो रिजेक्ट कर दे, चाहे तो कोई भी कानून खुद से इमरजेंसी के तौर पे नाफिज कर दे, ठीक है। तो ऐसे कुछ इख्तियारात थे जो कि 1935 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एग्जिस्ट करते थे, जो कि फिर मिस यूज भी हुए हमारे आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, या उनको मिस यूज किया गया गवर्नर जनरल्स के थ्रू असम्बलियाँ तहलील करने के लिए, या अपना जो है कह लें कि पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये गवर्नर जनरल जो है वो आपका आर्मी की अपॉइंटमेंट्स करता था, वो जजेस की अपॉइंटमेंट करता था, वो चाहे तो जौन सा मर्जी कानून जो है पास कर दे,
उसकी असेंट जो है, उसकी अप्रूवल जो है वो हर कानून के ऊपर लाजमी होती थी। इसी तरह वो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता था प्रोविंसेस के अंदर। तो ये गवर्नर जो हैं डायरेक्टली गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी, और हमने उसी को उसी तरह अडॉप्ट किया, ठीक है। लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी ये थी कि गवर्नर जनरल जो है वो ऑन पेपर ही सिर्फ पावरफुल है, ठीक है। मतलब कि वो असल में जो है, या कह लें कि डिफेक्टो पावर जो है, ये एज्यूम किया जाता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, ठीक है। लेकिन ऑन पेपर जाहिर बात है, क्योंकि लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तो यही लिखा हुआ है कि सारी पावर जो है गवर्नर जनरल के पास है। लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावरफुल है और उसकी कैबिनेट है, और वही फैसले जो है वो सारे वो लेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अगर आप इसको इसका प्रूफ देखें तो आप इसको यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो तो कायदे आजम थे, ठीक है। और उसके बाद जो है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आपके डिमाइस के बाद बन गए, ठीक है। और जब लियाकत अली खान जो है उनको असैसिनेट किया गया 1951 के अंदर, तो हम देखते हैं कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है, जो कि उस टाइम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वो फिर उस टाइम क्योंकि लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली हो गई, तो वो उन्होंने स्विच कर लिया, ठीक है। तो वो फिर गवर्नर जनरल की बजाय उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो संभाला, ठीक है। क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही थी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल तो एक एजाजी तौर पे एक समझा जाता था, जिस तरह आप आजकल प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट आप देखते हैं कि कोई ऐसी पावर वील्ड नहीं करता। आप देखते हैं कि हमेशा न्यूज़ में आपको प्राइम मिनिस्टर नजर आता है, वही पॉलिसी बता रहा होता है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्या नहीं करेगी। तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट जो है वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन में कह लें कि ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वे के अंदर हमारा प्रेसिडेंट जो है वो एक फिगर हेड है जो कि सिर्फ एजाजी तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो यही वजह है कि आप देखते हैं कि उन्होंने सर ख्वाजा किस टाइप नाज़िमुद्दीन की ने इमरजेंसी, मतलब गवर्नर जनरल की सीट छोड़ के प्राइम मिनिस्टर की अडॉप्ट की, ठीक है। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो गवर्नर जनरल की सीट खाली हो गई, तो गवर्नर जनरल जो है वो फिर गुलाम मोहम्मद बन गए, ठीक है। तो फिर खैर उन्होंने जो है गुलाम मोहम्मद जो थे गवर्नर जनरल, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जब वो बने तो उन्होंने फिर जो है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को ड्यू टू सम रीजंस जो है फोर्स किया कि वो रिजाइन करें, और अदरवाइज जो है वो उनकी जो असम्बली है उसको वो तहलील कर देंगे, या उनकी कैबिनेट जो है उसको तहलील कर देंगे। तो खैर गुलाम मोहम्मद ने जो है ये बुनियाद रखी कि वो गवर्नर जनरल्स की पावर जो है, जो कि कानून में लिखी हुई थी, उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बहरहाल, अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपके साथ मेंशन करना चाहता हूँ कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तो अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता हम इसके ऊपर फॉलो करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुल्क चलाने के लिए आपको कोई ना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि जब तक तो नहीं बनता हम इसको अडॉप्ट करेंगे, और जो चीज़ें इसमें हम उसी तरह चीज़ों को लेके चलेंगे। और ये कहा एक कंस्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो बनाई गई या बनी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या मुराद है? पहली कानून साज असेंबली, यानी कि ऐसी असेंबली जो कि कानून साजी करेगी, ठीक है। तो यही वो असेंबली थी जिसके अंदर आपके ये सारे शुरू के मेंबर्स जो हैं वो थे, जिसके अंदर लियाकत अली खान है, कायद आज़म है, आपके मौलवी तमीज़ुद्दीन है, या
हाँ, अब अब्दुर्रब निश्तर हैं, ये सारे आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेजर मेजर नाम थे मुस्लिम लीग के लीडर्स के, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैसे गई थी, क्योंकि 1945-46 के अंदर जो है आपके इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर मेजरली मुस्लिम लीग को फतह हुई थी ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम सीट्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग या जो लीडर्स कामयाब हुए थे, उन्हीं को यूजुअली जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनाया गया था, ठीक है। तो इस पहली कानून साज असेंबली को बहरहाल, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, इसने खैर काफ़ी सारे काम किए, जिसके अंदर आप एक ये भी देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये पास करना था, ठीक है, 1949 के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है जी, कि करारदाद मकासद जो है, ये इसने वो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे जिसकी बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, ये हमारे इन तीनों कवानीन जो हैं इनका पार्ट रही है, ठीक है। 1973 के अंदर ये इसका प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल कहते हैं वो अल्फाज जिनसे शुरुआत होती है, ठीक है। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के टेक्स्ट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस भी जो हैं 56 का या 62 का, उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको पार्ट बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या है, इसके अंदर ये कहा गया था जी कि खुद मुख्तारी जो है, सॉवरेनिटी जो है, वो असल में सॉवरेनिटी जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। और सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह ताला के पास है, और मुसलमान जो हैं, जो कि इलेक्ट होंगे आफ्टर गेटिंग द वोट ऑफ द पीपल, वो इस इख्तियार को अल्लाह की बताई गई हदूद के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको एज एन एग्जांपल समझना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी कानून जो है वो नहीं बनाया जाएगा, या ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी जो कि उन डोमेन से, उस रेंज से बाहर हो जो कि अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी है, ठीक है। यानी जैसे फर्ज करें, अगर आप गे मैरिजेस की बात करें, तो वो चीज़ जो है वो बियॉन्ड द लिमिट्स है, जो कि हमें थ्रू इस्लाम जो है अल्लाह ताला ने दी हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है उसके मुताबिक हमारी असेंबली से पास नहीं हो सकती, या उसमें नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी इसके अंदर के इस्लामिक कवानीन जो हैं उनको फॉलो किया जाएगा, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बेसिक राइट्स जो हैं जो कि इस्लाम ने दिए हैं वो सारे उनको दिए जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, आपके मैरिज के राइट्स, रिलीजियस राइट्स, ये सबको दिए जाएंगे। लेकिन मेजर जो बात थी वो यही थी कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें वो कहते हैं कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। इसका मतलब है कि लोग जो चाहें कानून पास कर दें, ठीक है। वो बेशक चाहें तो गे मैरिजेस को अलाउ कर दें, बेशक चाहें तो कोई भी ऐसा कानून पास कर दें जो कि आपकी सोच से ज़रा कह लें कि ज़्यादा हो, या वो चाहें तो मतलब मेजॉरिटी ला के कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू कि ठीक है, सोवरेनिटी लोगों के पास है, और वो उसके इलेक्टेड लोग जो हैं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विद इन द डोमेन्स डिफाइंड बाय अल्लाह, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाई गई। तो मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसको आपको पता होना चाहिए ये क्या है और किस तरह बनी। तो खैर, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको तहलील कर दिया गया था। तो इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी थी, और उस सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली फिर ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड किया था।
ठीक है, तो आई होप कि हमने ये बेसिक जो है चीज़ें वो कवर कर ली हैं, जो कि अभी तक हमें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले।